हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड क्या है तथा ब्लड का हमारे शरीर में कौन सा कार्य है तथा ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज इनके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए आज के महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रक्त को अर्थात ब्लड को कई नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए, लहू, रुधिर या खून के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे रक्त वाहिनियों में यही खून प्रवाहित होता है। किस रूप में प्रवाहित होता है? गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का होता है। इसको हम जीवित ऊतक के भी नाम से जानते हैं। अगर ब्लड के निर्माण की बात करें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्त के कण। इन दोनों चीज़ों से मिलकर ही हमारे रक्त का निर्माण होता है। आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि जो रक्त के कण होते हैं वो ठोस होते हैं तथा वह प्लाज्मा जो एक तरल होता है उसके अंदर ये तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। आप कभी सूक्ष्मदर्शी में जहाँ खून जांच किया जाता है उसमें देखेंगे तो ये आपको जो रक्त के कण है ना, इसी के अंदर आपको तैरते हुए नजर आएंगे। इसके बाद रक्त का अध्ययन की बात करते हैं। खून का अध्ययन आपको हेमेटोलॉजी कहलाता है तथा या इसको दूसरा नाम से जानते हैं सेरोलॉजी, इसके नाम से भी जाना जाता है तथा सबसे अधिक यही आता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगर रक्त के पीएच वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है तथा रक्त क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। अम्लीय भूल कर भी मत करिएगा। कभी भी अगर 7 से ऊपर जाता है तो वह मान क्षारीय में होता है, अगर 7 से नीचे आता है तो वह मान अम्लीय होता है। तो ये 7.4 है, इसलिए यह क्षारीय होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों खून की मात्रा की, तो एक नवयुवक स्वस्थ मनुष्य में 5.5 लीटर खून होता है तथा एक नवयुवक स्वस्थ महिला के अंदर 5 लीटर खून होता है। अर्थात महिला और पुरुष के बीच में आधा लीटर का अंतर होता है। अर्थात महिला में 500 ग्राम कम खून पाया जाता है। अगर हम खून के निर्माण की बात करें दोस्तों, तो हमारे शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है तथा जो भ्रूण होते हैं, जो माँ के गर्भ में होते हैं, उनमें खून निर्माण कहाँ होता है? अगर भ्रूण की बात करें तो उनमें लीवर के अंदर होता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसके पूरी रूप से हड्डियों का विकास नहीं हुआ होता है। चाहे 3 महीना का बच्चा हो चाहे 9 महीना का बच्चा हो, अगर माँ के गर्भ के अंदर है उसको भ्रूण के रूप में ही जाना जाता है। और भ्रूण में लीवर के अंदर रक्त का निर्माण होता है तथा वयस्कों में खून का निर्माण बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खून का निर्माण कहाँ होता है? वयस्कों में, भ्रूण में। भ्रूण में आप सिंपल जान लीजिए खून का निर्माण लीवर से होता है तथा वयस्क में अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। तो रक्त के स्टोर अर्थात कहाँ रक्त जमा होता है, कहाँ खून स्टोर होता है, उसकी अगर बात करिएगा तो कहाँ होगा? प्लीहा, इसको तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है कब्र। प्लीहा का दोस्तों 2 कार्य होता है, आप ध्यान से समझिएगा। प्लीहा का 2 कार्य क्या है? पहला काम है ये खून को स्टोर करता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं। तथा दूसरा काम इसका यह है कि इसी के अंदर खून आकर मरते हैं। खून आकर मरने का मतलब ये होता है कि जो हमारा खून होता है ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है तथा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन होता है। ये आगे आपको पढ़ाएंगे। तो इतना दिन के बाद ये इसमें आके मरते हैं, इसलिए इसको कब्रिस्तान या ग्रेव वार्ड के भी नाम से जाना जाता है। तो प्लीहा स्प्लीन का 2 कार्य आप समझ गए ना। ये ब्लड बैंक भी है अर्थात ब्लड को स्टोर भी करता है तथा इसमें खून आकर मरते भी हैं, इसलिए इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है 200 ग्राम डेसीलीटर में होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा। जब हम कोई तैलीय पदार्थ ज़्यादा खाते हैं तो वो जाके हमारे फेफड़े में चिपक जाता है तथा फेफड़े को धड़कने में ये मदद नहीं करता है तथा उसको धड़कने से रोकता है। इसके कारण क्या होता है कि हार्ट की समस्या उत्पन्न होती है, इसी कारण हार्ट अटैक की समस्या आती है। तो हमारे शरीर में अर्थात हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हाई हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हार्ट अटैक की समस्या आती है। तो इतना आप ध्यान रखिए कि हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 ग्राम डेसीलीटर में होता है। इसके बाद है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो खून होता है वो लाल होता है।
हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB से प्रदर्शित किया जाता है। अगर पुरुषों में हीमोग्लोबिन की बात करें तो 14 ग्राम डेसीलीटर होता है तथा महिलाओं में अर्थात फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है तथा महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। तो जिसमें हीमोग्लोबिन अधिक होगा उसमें आयरन की मात्रा भी अधिक होगी तथा जिसमें हीमोग्लोबिन कम होगा उसमें आयरन की मात्रा भी कम होगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होगी वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शक्तिशाली होगा तथा जिसमें आयरन की मात्रा कम होगी वो कम मजबूत होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि महिलाएं इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं। अगर किसी महिला को एक थप्पड़ खींच के मार दिया जाए तो महिला को ज़्यादा चोट लगेगा क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं, उसमें आयरन की मात्रा कम है। अगर वही पुरुष है उसको एक थप्पड़ मारेंगे उसको उसके अपेक्षा कम चोट लगेगा क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा अधिक है, इसलिए उसको चोट का महसूस कम होगा। इसके बाद बात करते हैं रक्त परिसंचरण के। तो रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। इन्होंने ही बताया था कि रक्त हमारा जो है पूरे शरीर में किस तंत्र के माध्यम से संचरित होता है। इसके बाद बात करेंगे ब्लड के कार्य का। ब्लड का हमारे शरीर में क्या कार्य है, तो पहला काम लेते हैं। पहला कार्य है ताप को नियंत्रित करना। अगर मान लीजिए हम हाथ को रगड़ते हैं तो हमारा हाथ गर्म होता है, इसी प्रकार हमारा शरीर भी गर्म होता है इन्हीं खून के परिवहन के कारण। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब प्लीहा से ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है तो 80 की स्पीड में जाता है तथा उधर से 120 की स्पीड में आता है। तो वही होता है 120/80 होता है, इसी की स्पीड में खून जाता और आता है, इसी के कारण हमारा शरीर गर्म होता है। इसके बाद दूसरा काम है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। जब हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी हो जाती है तो डॉक्टर इंजेक्शन के माध्यम से उस तत्व को पूर्ति करने के लिए दवाइयाँ देता है। तो उस तत्व को पूर्ति करने के लिए, उस तत्व को ले जाने के लिए हमारा ब्लड ही है जो उस सुई द्वारा दिया गया जो तत्व है उसको उस स्थान तक ले जाता है। तो हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन इसी ब्लड के कारण ही होता है। इसके बाद है गैसों का परिवहन। गैसों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। जब हम लोग सांस लेते हैं दोस्तों तो जो हमारा फेफड़ा है ना, एक टंकी का काम करता है जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है और वहाँ से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य ब्लड ही करता है। तथा ब्लड का एक और काम है दोस्तों, जिस अंग तक ऑक्सीजन को ले जाता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है अपने साथ और पुनः इस फेफड़े में छोड़ देता है। तो हम लोग श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। इसके बाद चौथा है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना। उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे पसीना हो गया, पेशाब हो गया या मलमूत्र हो गया, ये सारे जितने हैं ना उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो ये खून क्या करता है कि जो हमारे शरीर में यूरिया है, अमोनिया है, उनकी मात्रा को भी अपने साथ ले जाता है और किडनी को दे देता है। और किडनी क्या करता है, उसको फिल्टर्ड करके शरीर से बाहर कर देता है तथा शुद्ध रक्त को हमें पुनः शरीर में भेज देता है। तो हमारे खून का दोस्तों प्रमुख कार्य है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना। इसके बाद दोस्तों देखते हैं रक्त के पार्ट। ब्लड को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्लाज्मा जो 60% पाया जाता है, ये लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। दूसरा है कार्पोल्स जिसे रुधिराणु भी कहते हैं, यह 40% पाया जाता है, यह ठोस होता है। ऐसे तो दोस्तों हम लोग देखते हैं खून लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन खून लिक्विड अवस्था में नहीं होता है। यह प्लाज्मा और रुधिर के कण इसमें मिले होते हैं, इनके मिलने से हमारा खून का निर्माण होता है। जैसे एक आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं, मान लीजिए चाय है, तो चाय कैसे बना है, तो चाय में चाय पत्ती है, अदरक है, वो उसके ठोस पार्ट हुए तथा उसके लिक्विड पार्ट जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ये लिक्विड पार्ट हो गया। तो उससे मिलकर जो चाय का निर्माण हुआ है तो वह एक लिक्विड ही है ना, लेकिन उसमें ठोस और द्रव दोनों मिले हैं। उसी प्रकार ये खून भी है, उसमें भी द्रव और ठोस मिलकर ही एक लिक्विड रूप में खून का निर्माण हुआ है। अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के दो पार्ट हैं, फाइब्रोनेजिन तथा थ्रोम्बिन। अगर खून से दोस्तों फाइब्रोनेजिन को निकाल दिया जाए तो खून पतला हो जाएगा तथा पीला हो जाएगा। जब ब्लड टेस्ट के माध्यम से किसी रोग की जांच की जाती है तो थ्रोम्बिन, इसका दूसरा नाम सीरम है, तो सीरम की जांच की जाती है और उसी के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कौन सा रोग है। अगर बात करें दोस्तों रुधिराणु की, तो रुधिराणु को 3 पार्ट में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स तथा डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पल्स।
इसके बाद है प्लेटलेट्स। इसके कुछ टेक्निकल नाम है, उसको देखिए। आरबीसी का टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट तथा डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट तथा प्लेटलेट्स का है थ्रोम्बोसाइट। आपको पता होगा दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी का निर्माण हमारे अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। आरबीसी के कण की बात करें तो खून में आरबीसी के कण 50 लाख होते हैं तथा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये खून क्या होता है, मर जाता है। और डब्ल्यूबीसी हमारे खून में 10,000 है, ये बहुत कम मात्रा में होता है तथा इसका जीवन काल 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी हमारा खून का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों। इसी के कारण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहती है तथा रोग से लड़ने की क्षमता इसी डब्ल्यूबीसी से ही मिलता है। इसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे खून में 2 लाख होते हैं तथा इसका जीवन काल होता है 7 दिन। जब मलेरिया या डेंगू रोग होता है ना, उस रोग में ये प्लेटलेट्स ही एकाएक नीचे गिरने लगता है। तो दोस्तों आज ब्लड का हम लोग बेसिक चीज़ पढ़े हैं। इसके बाद इसके पार्ट 2 में इसके और गहराइयों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।